Hello and welcome back to Learning Basics. So today we'll study economics and the main topic is money and banking. And the very first thing which we are going to study is about NPA. What is a NPA? It is a non-performing asset. So let's get into the video and clear the basics of NPAs. So there are two things, assets and liability. What are assets and what is liability? जो loans and advances given by the bank, that are assets of a bank, and liability deposit in a bank. Let's clear it. जो लोन और एडवांसेस इशू करते हैं बैंक, दैट आर एसेट्स ऑफ द बैंक. क्यों? बिकॉज दैट जनरेट्स रेवेन्यू फॉर द बैंक, राइट. हम उनको क्या देते हैं? उनको हमारी पेमेंट जाती है, इंस्टॉलमेंट्स जाती है, सो दैट क्रिएट्स रेवेन्यू फॉर द बैंक. एंड what is liability? The deposition by the customer in a bank is the liability of a bank. क्यों? Because the repayment liability is over there, right? The repayment liability lies over the bank कि उनको आज नहीं तो कल अब इंटरेस्ट देना है, क्योंकि आपने डिपॉजिट किया, आपको उसके लिए क्या मिल रहा है? आपको उसके लिए इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक की तरफ से. एंड जब भी आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको उसके बाद मिलेगा, तो रीपेमेंट लाइबिलिटी होती है बैंक के ऊपर. वो एक बैंक के लिए लाइबिलिटी है. जो आपने डिपॉजिट किया है वो बैंक के ऊपर लाइबिलिटी है. एंड जो बैंक लोन्स और एडवांसेस इशू कर रहा है वो बैंक के एसेट है एंड आपके ऊपर लाइबिलिटी है, राइट. दैट इज लाइबिलिटी फॉर मी कि मैंने लोन लिया हुआ है, ठीक है. So this is the difference between an asset and a loan, asset and a liability. So we'll look into loans and advances and what is a loan. जब बैंक इशू करता है लोन फॉर द क्रिएशन ऑफ एन एसेट, मतलब कि आपके पर्टिकुलरली जैसे हाउस होल्ड के लिए दिया, किसी रिटेल को दिया, आपको कुछ पर्टिकुलर एसेट क्रिएशन करना है, दैट इज द लोन. और व्हाट इज एडवांस? When a bank issues a loan for the working capital, मतलब कि आपको आपके डेली बेसिस किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्होंने लोन दिया फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द वर्किंग कैपिटल, मतलब डे टू डे वर्किंग कैपिटल मीन्स डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके रिगार्डिंग लोन दिया गया है, दैट इज एन एडवांस. एंड नॉर्मल लोन जो दिया जाता है फॉर द क्रिएशन ऑफ एन एसेट, कुछ आपने खरीदा, कुछ भी पर्टिकुलर पर्सनल लोन, दैट इज अ लोन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ लोन एंड अ एडवांस, बट बोथ आर एसेट्स, ठीक है, एसेट्स ऑफ अ बैंक. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटी. नाउ एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस. मैंने अभी बोला कि दो टाइप के एसेट्स होते हैं, दैट इज लोन्स एंड एडवांसेस. टू क्लियर इट मोर, बैंक इशूज देम फॉर द क्रिएशन ऑफ एन एसेट. मैंने अभी भी बताया, जब बैंक इशू करता है लोन किसी एसेट के क्रिएशन के लिए, एसेट इन द आपके लिए वो एसेट है, आपने पर्सनल लोन लिया, आपने बाइक खरीदी, कार खरीदी, होम लोन लिया, कुछ भी लिया, जो एक एसेट क्रिएशन कर रहा है आपके लिए, दैट इज अ लोन, राइट. And what is advances? Whenever bank issues loan to a company for, that is corporation, for working capital. Working capital, what is a working capital? Expenditure incurred by company for day to day purposes. जब भी corporate को loan दिया जाता है, that is an advance. And this is the difference between loans and advances. And both are assets for a bank. ठीक है. Now assets में क्या हो जाएगा? एक होता है हमारा standard asset and next is हमारा non performing asset. So we'll learn the difference between standard asset and non performing asset now. So in simple words, what is a standard asset and what is a NPA? The loans which generate revenue for the bank, standard asset, and the loans which cease to generate any revenue for the bank, that is an NPA. कैसे? अब आपने देखो, जब भी बैंक इशूज अ लोन, इट एक्सपेक्ट्स अ रीपेमेंट. व्हेन द रीपेमेंट इज प्रॉम्प्ट, मतलब कि बिल्कुल टाइम पे है एंड लेट नहीं हो रही है एंड आप रीपेमेंट कर रहे हो, मतलब रीपेमेंट एज एन इंस्टॉलमेंट, जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जाती है, इट एक्सपेक्ट्स अ रीपेमेंट मंथली, राइट. सो व्हेन द रीपेमेंट मंथली इज प्रॉम्प्ट, दैट इज एन स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है, दैट इज अ स्टैंडर्ड एसेट. एंड जब आप वो नहीं जा रही है आपकी इंस्टॉलमेंट फॉर 90 डेज, फॉर 180 डेज कंटिन्यूसली नहीं जा रही है, दैट इज अ NPA. मतलब वो लोन कोई भी जनरेट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है बैंक के लिए. सो व्हाट इज दैट? इट इज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है उस पर्टिकुलर लोन में. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम. नाउ वी विल स्टडी in detail about NPAs because that is more important. So we'll define what actually NPA are. Okay. So those loans for which repayment is due for or over the period of 90 days. मतलब कि आपकी इंस्टॉलमेंट जानी थी, आपने इंस्टॉलमेंट नहीं करी है, for the period of 90 days.
आपको अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगी, एक पीरियड चला जा रहा है 90 डेज तक आप उसकी रीपेमेंट नहीं कर रहे हो उस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट की, एंड फर्दर भी आप नहीं कर रहे हो, आफ्टर द पीरियड ऑफ 90 डेज इट इज डिक्लेयर्ड टू बी अ NPA, दैट इज टू बी अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक और मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट जाती है 1 जनवरी को, मतलब 1 जनवरी इन द सेंस हर फर्स्ट को, हर मंथ फर्स्ट को मेरी इंस्टॉलमेंट जाती है। ठीक है, तो 1 जनवरी को मेरी इंस्टॉलमेंट जानी थी मेरे लोन की, सो मैंने 1 जनवरी को रीपेमेंट नहीं करी, राइट। फ्रॉम द 2nd of January इट विल बी स्टार्ट मेंशनिंग अंडर स्पेशल मेंशन अकाउंट। मैं अभी बताती हूँ व्हाट इज स्पेशल मेंशन अकाउंट, RBI क्लासिफिकेशन है ये। बट 2nd of January, फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2nd of January टू द 90th डे, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ नॉन रीपेमेंट, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट डे होगा, 1 जनवरी विल नॉट बी काउंटेड बिकॉज वो आपका दिन है रीपेमेंट देने का, इंस्टॉलमेंट देने का। 2nd of January, फ्रॉम द पीरियड 2nd of January से लेके 90th डे तक उसको देखा जाएगा अंडर स्पेशल मेंशन अकाउंट, एंड उसके बाद अगर तब तक इंस्टॉलमेंट नहीं रीपे हो रही है, देन इट विल बी डिक्लेयर्ड टू बी अ NPA, दैट इज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। नाउ वी विल लर्न व्हाट RBI क्लासिफाइज, मतलब कि आपने रीपेमेंट नहीं करी, उसके बाद RBI ने क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि जिस भी अकाउंट की रीपेमेंट नहीं जा रही है उनको कैसे हम कैसे हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। सो इट हैज गिवन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेशल मेंशन अकाउंट, SMA, दैट इज स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, और ये एज इन रखे गए हैं 0, 1 and 2. Special mention account 0, special mention account 1 and special mention account 2. So let's learn about special mention account. So we learn about special mention accounts. From the first day of repayment, it will be classified as a special mention account. मतलब कि मेरी जैसे कि for I taken the example of 1 January, मेरी 1 जनवरी को जानी है पहली मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट मेरी 1 जनवरी इन द सेंस 1 जनवरी, देन 1 फरवरी, हर फर्स्ट को मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट जाती है, एंड ऑन 1 जनवरी मैंने रीपेमेंट नहीं करी। ठीक है, फ्रॉम द डे ऑफ 2nd जनवरी इट विल बी क्लासिफाइड, इट विल बी रेफर्ड एज अ स्पेशल मेंशन अकाउंट। 1 जनवरी को जाती थी, मैंने नहीं करी, उसको छोड़ दिया, देन 2nd जनवरी विल बी द फर्स्ट डे ऑफ द स्पेशल मेंशन अकाउंट। ठीक है, so what is SMA 0? From 1st day to 30th day it will be called as a special mention account 0, मतलब कि 2nd जनवरी से लेके 30th डे जो होगा, जब हम काउंट करेंगे 2nd जनवरी को फर्स्ट डे से लेके जो 30th डे होगा तब तक स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 बोला जाएगा उसको। ठीक है, फ्रॉम द 31st डे ऑफ द नॉन रीपेमेंट टू 60th डे इट विल बी कॉल्ड एज SMA 1, then from 61st day to 90th day it will be called SMA 2. So this is classification of a special mention account, and after the period of 90 days is over, it will be referred as a non-performing asset. The types of NPA, 3 types: substandard, doubtful and loss making. Substandard कौन सा NPA होता है? When asset remains as an NPA for a period of 12 months. ठीक है, जब एक NPA, एक जो asset है वो as a when an asset remains as NPA for a period of 12 months, मतलब कि जब एक एसेट एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट रह रहा है प्रॉपर 12 मंथ्स के लिए, देन इट इज क्लासिफाइड एज अ सबस्टैंडर्ड NPA. डाउटफुल, अब 12 मंथ्स का पीरियड ओवर हो गया, देन it is continued till 36 months. When a asset remains as an NPA for a period of 36 months, अब वो doubtful हो जाएगा, doubtful NPA. उसके बाद जैसे ही 36 months का पीरियड ओवर होता है, it will be referred to as a loss making NPA, मतलब कि बैंक tried to recover it, बहुत ट्राई किया बैंक ने, बट अब वो नहीं हो रहा है तो बैंक will incur a loss because of this NPA. So it is a loss making NPA, मतलब कि after a period of 36 months is over, it will be declared as a loss making NPA. Okay, so this is all about NPA, and now we will learn what are the causes of NPA, कि मतलब actually में क्यों होते हैं
एक जो एसेट है, जो क्रिएशन हुआ है एसेट, मतलब आपने एसेट दिया है बैंक ने, तो क्यों वो नॉन परफॉर्मिंग में जाता है? विलफुल हो सकता है कभी कभी बहुत सारे उसके कॉजेज हो सकते हैं. सो व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड इट? सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाई एनपीएस? स्लोअर ग्लोबल डिमांड, slowdown in domestic economy, increasing number of willful defaults, inefficient functioning of DRTs and governance issues. We'll discuss each of them one by one. Slower global demand. अब आप बैंक ने इशू किया एक लोन, ठीक है? Let's understand it. Bank issues a loan. कंपनी को दिया, कॉर्पोरेट को दिया, ठीक है? अब इन्होंने क्या किया? रॉ मटेरियल खरीद लिया, मशीन्स बाय कर ली, दे हैव एवरीथिंग टू प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है? ये कर रहे हैं प्रोड्यूस, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? अब आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि ऑल ओवर हुई थी हमारी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, डिमांड है मार्केट में, मतलब डिमांड इन द सेंस हमारी तरफ से प्रोडक्ट का सप्लाई है बट डिमांड नहीं है मार्केट में. पहले थी जब उन्होंने लोन लिया तब थी. अब आपने देखा कोविड की क्राइसिस में क्या हुआ. कोविड क्राइसिस में सप्लाई है मार्केट में बट डिमांड नहीं है, ठीक है? क्यों डिमांड नहीं है? बिकॉज कोविड आ गया और इतना कुछ भी हो नहीं पा रहा है, लॉकडाउन एंड ऑल, एंड सेम अकर्ड विद द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. उसके बाद क्या हुआ? मार्केट में सप्लाई है, कॉर्पोरेट के पास सब कुछ है, गुड्स हैं, मशीन है, रॉ मटेरियल है, बट वो क्या नहीं कर पा रहे? वो सप्लाई दे ही नहीं पा रहे बिकॉज डिमांड नहीं है मार्केट में. सो स्लोअर ग्लोबल डिमांड, ऑल ग्लोबल डिमांड इज स्लोअर एंड स्लो डाउन इन डोमेस्टिक इकोनॉमी. क्यों? अब आप ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए तो उसका इफेक्ट इंडिया में नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा. सो दैट इफेक्ट्स इन इंडिया एज वेल, एंड वहाँ पर हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन हो जाता है. सो दीज टू आर इंटर रिलेटेड, स्लोअर ग्लोबल डिमांड एंड स्लो डाउन डोमेस्टिक इकोनॉमी. तो क्या करना शुरू कर देंगे? जो कॉर्पोरेशन है वो हमारा डिफॉल्ट, बैंक में डिफॉल्ट करना शुरू कर देंगे, एज एन रीपेमेंट में डिफॉल्ट करना शुरू कर देंगे. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर द हाई एनपीए एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ विलफुल डिफॉल्ट्स. व्हाट इज अ विलफुल डिफॉल्ट्स? मतलब कि जानबूझ के करने जाने वाला, जानबूझ के इन द सेंस. अब इसमें 3 चीजें आ जाएंगी. आई विल लाइक टू इलैबोरेट ऑन दिस वन. अब विलफुल डिफॉल्ट्स में क्या होता है? व्हेन द बोरोवर टेक्स अ लोन, गॉट मनी बट नॉट रीपेइंग इट विलफुली. बोरोवर क्या हुआ? एक बोरोवर ने लोन लिया, उसको मनी मिल गई, अब वो क्या कर रहा है? जानबूझ के, विलफुली नहीं कर रहा है, मतलब कि हम करेंगे ही नहीं, वो विलफुली रीपेमेंट नहीं कर रहा है. इट इज रेफर्ड टू एज अ विलफुल डिफॉल्ट. देन सेकंड, एक बोरोवर ने लोन लिया फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस बट ही और शी इज नॉट यूजिंग इट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस. मतलब कि पर्टिकुलर पर्पस के लिए लोन लिया है बट हम उस चीज़ के लिए यूज ही नहीं कर रहे हैं. देन ऑल्सो इट इज रेफर्ड टू एज अ विलफुल डिफॉल्ट. अब बोरोवर ने लोन लिया, मतलब फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट में लोन दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल वर्किंग कैपिटल के लिए, उसको मनी मिली, ही गॉट मनी इन हिज ओवरड्राफ्ट अकाउंट, बट देन ही ट्रांसफर्स इट इन ओवरसीज अकाउंट, मतलब कि अपने बाहर के अकाउंट में वो ट्रांसफर कर रहा है उस मनी को. देन ऑल्सो ही और शी इज रेफर्ड टू एज अ विलफुल डिफॉल्टर. और इसके लिए क्या 3 चीज़ें हो जाती हैं? 3 चीज़ें हो जाती हैं. हिज एक्सेस, मतलब मैं बता देती हूँ, मतलब शॉर्ट में, एक्सेस टू क्रेडिट, और बैंक के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक, वो कट ऑफ कर दी जाती हैं, कट ऑफ. देन सेकंड क्या होता है? वोंट बी एबल टू फ्लोट इनटू अ न्यू कंपनी, फ्लोट इनटू न्यू कंपनी. न्यू कंपनी आप नहीं कर सकते हो ज्वाइन फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब एक जो बताए जाएंगे उस ईयर्स के लिए आप यूज नहीं कर सकते. सेम won't be able to invest in stock market, able to invest in stock market for a specific number of years. ये 3 चीजें कर दी जाती हैं जब आप एक विलफुल डिफॉल्टर हो, ठीक है? सो these are the causes, and next is inefficient functioning of DRTs. What are debt recovery tribunals, that is DRTs? Firstly, they only deal with for retail. मतलब जब भी बैंक एक रिटेलर को, एक किसी भी रिटेल में इशू करता है लोन, दैट मीन्स व्हेन बैंक इशूज फॉर हाउस होल्ड, है ना, उसके बाद परचेजिंग, एजुकेशन, वॉट एवर दैट कम्स इन रिटेल. एंड फॉर कॉर्पोरेट दैट इज कंपनीज, किसी भी कंपनी को तो वो कॉर्पोरेशन में हो जाएगा. एंड रिटेल, जब भी इनके लिए बैंक इशू करता है लोन,
इट कम्स अंडर रिटेल एंड डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो सेटअप किए गए हैं सिर्फ इसके लिए, फॉर ओनली दे ओनली डिटेल विद रिटेल बोरोवर्स। जब भी एक रिटेलर बोरो करता है बैंक से, दे ओनली डील विद डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स, ओनली डील विद रिटेल बोरोवर्स। क्यों सेटअप किए गए हैं? फर्स्ट, दे वर सेटअप अंडर द RDDBFI एक्ट, दैट इज रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट। इसके अंडर में सेटअप किए गए हैं फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ दीज लोन्स, फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ दीज NPAs विद इन 6 months। कि अब इनको ये मतलब जो भी है ये इनको 6 months के अंदर ये इशू को रिजॉल्व करना है। बट अभी तक क्या होता है कि ड्यू टू अब ये क्या हो रहा है पास्ट फ्यू ईयर्स में ओनली 20% ऑफ NPAs आर, मतलब इतने सारे हैं, ओनली 20% ऑफ लोन इशूज आर जो हैं हमारे लोन इशूज डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं एक ईयर में। सो दिस इज़ अ बिग हमारा प्रॉब्लम है कि सिर्फ 20% लोन जो हमारे लोन्स रिजॉल्व हो रहे हैं, जो भी हमारी ये प्रॉब्लम है NPAs की, सिर्फ उतनी रिजॉल्व हो रही है, सिर्फ 20% एक ईयर में। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, फंक्शनिंग स्लो डाउन होती जा रही है इनकी, इस ट्राइब्यूनल्स की। इस वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है सिस्टम पे। और बैंक के पास क्या होता है? बैंक के पास इंक्रीज हो जाते हैं NPAs, सो इनडायरेक्टली वो इकोनॉमी पे इफेक्ट करता है। सो दीज वर द डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स। एंड नेक्स्ट इज गवर्नेंस इश्यूज जो इफेक्ट करते हैं हमारे NPAs के लिए, मतलब हाई NPAs को इफेक्ट करते हैं। सो इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, जुडिशरी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टकिंग अप एंड डिलेज कॉज्ड बाय गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल। क्या करते हैं, एक कॉर्पोरेशन ने, एक कंपनी ने लोन लिया, ठीक है, बैंक ने इशू किया लोन, एंड उसने लोन लिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड। उसने रोड बनाने के लिए लोन लिया। अब वो उन्होंने रोड बनाना स्टार्ट कर दी। बट अब जो एक एक्टिविस्ट है, उन्होंने एक PIL फाइल कर दी कि ये जो रोड है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आ रहा है एक टाइगर लेन में, फॉर एग्जांपल फॉर अ सेंसिटिव एरिया। वहाँ पे कुछ जंगल है, कुछ भी है, कुछ फॉरेस्ट एरिया है, वो सेंसिटिव एरिया है, एंड वहाँ पे वो रोड या वो भी जो बिल्डिंग है या जो भी है वो कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। सो अब क्या होगा, जुडिशरी जो है हमारी वो स्टे ऑर्डर लगा देगी, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है स्टे ऑर्डर दे देगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, उसका काम रुक जाएगा। अब उसने जो लोन तो ले लिया, उसका काम भी स्टार्ट हो चुका था, बट जो कंस्ट्रक्शन है वो रुक गया। सो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी और इनडायरेक्टली वो क्या बन जाएगा, एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कैसे? अब वो डिफॉल्ट जो जिसने लोन लिया है उसके पास रेवेन्यू नहीं आएगी, तो वो इनडायरेक्टली बिल्कुल भी रीपेमेंट नहीं करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट विल बिकम एन NPA फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम NPA बन ही जाएगा, बिकॉज रीपेमेंट हो नहीं पाएगी, उसके पास रेवेन्यू नहीं आएगी तो वो रीपेमेंट कहाँ से करेगा। सो इनडायरेक्टली गवर्नेंस इश्यूज भी जो हैं बहुत इफेक्ट करते हैं फॉर द हाई नंबर ऑफ NPAs। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है हमारे वो स्टकअप हो जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से डिलेज हो रहे हैं, ये सब इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। सो दीज वर द कॉजेज फॉर हाई नंबर ऑफ NPAs। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज द NPA, स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स और लोन्स में डिफरेंस क्या होता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है, एंड द हाई कॉजेज फॉर द हाई नंबर ऑफ NPA। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ NPA एंड व्हाट आर द रिफॉर्म्स डन बाय द गवर्नमेंट इनको स्टॉप करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।